आई एम योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद इलियास। स्टूडेंट्स, आज हमने जो सीखना है वो है व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन या फिर फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड आल्सो वी विल सी दैट और व्हाट फैक्टर्स दिस लिमिटिंग फोर्स डिपेंड्स अपॉन, and at the last we will see that what is the coefficient of limiting friction। तो ये हमने आज का आर्टिकल कवर करना है जो फ्रिक्शन के बारे में आज का लास्ट लेक्चर है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम पढ़ते आए हैं कि दो ऑब्जेक्ट को जब स्लाइड करते हैं तो उनके दरमियान एक फोर्स जो है वो खुद से प्रेजेंट होती है। वो फोर्स क्यों होती है? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी सरफेस हमवार नहीं होती, स्मूथ नहीं होती, उनके अंदर हम्प्स होते हैं, यानी वो ऊपर नीचे होती, तो एक दूसरे के अंदर ऐसे आगे एडजस्ट हो जाती है, जो दो ऑब्जेक्ट को आगे स्लाइड करने से रोकती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि ये जो स्लाइड करने से रोकने वाली फोर्स है ये कहाँ तक होती है। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि वो फोर्स जो आगे रोकती है बेसिकली ये मुज़ाहमत है, रिएक्शन है, तो हम इसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी कहेंगे। तो इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। आइए हम देखते हैं कि ये फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या है और रिएक्शन फोर्स क्या है और इनका आपस में क्या रिलेशनशिप बनता है। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ देखिएगा, द फोर्स which is known as frictional force or simply friction has the maximum value। तो स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू जो है वो एक ख़ास हद तक एक वैल्यू होती है, ये डिपेंड करती है मटेरियल टू मटेरियल, विच कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बियॉन्ड द लिमिट। ये जो वैल्यू मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फोर्स जो है ये एक ख़ास लिमिट से आगे नहीं बढ़ सकती, यानी ये फोर्स जो है ये ऑब्जेक्ट की सरफेस पे डिपेंड करती है, तो ये एक डेफिनेट वैल्यू है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फ्रिक्शन इज नोन एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये जब हम ये लिमिट क्रॉस करेंगे फिर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्लाइड करेंगे, अदरवाइज वो वहीं पे पड़े रहेंगे या मूव नहीं करेंगे। तो दिस इज अबाउट फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि फोर्स फ्रिक्शन जो होती है ना, ये मैक्सिमम इसकी वैल्यू होती है किसी एक मटेरियल के अंदर। जब ये फोर्स जो है इंक्रीज नहीं कर सकती एक मैक्सिमम वैल्यू से, ये भी बात डेफिनेट है, इसका भी हमें पता है। तो इसी वैल्यू को यानी मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये डिपेंड किस पे करती है? इट डायरेक्टली वेरीज विद द प्रेसिंग फोर्स, यानी जिस ऑब्जेक्ट को हम ऊपर स्लाइड करवाना चाह रहे हैं ये उस पर डिपेंड करती है हमने उसको कितना प्रेस किया है। अगर किसी सरफेस को दूसरी सरफेस के ऊपर आपने स्लाइड करना हो, ऊपर से ज़्यादा फोर्स लगाएं तो वो आसानी से स्लाइड हो जाएगी, लेकिन अगर आपने उसको ज़ोर से पकड़ा हुआ है तो फिर वो ज़्यादा फोर्स के साथ आपको स्लाइड करना पड़ेगा। तो जो रिलेशनशिप बनता है दैट इज़ एफ एस, विच इज़ नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शन फोर्स, यानी आर, प्रेसिंग फोर्स, जिसको हमने ऊपर से प्रेस किया हुआ। तो अगर स्टूडेंट्स, अगर हमने ये जो साइन आपको नज़र आ रहा है विच इज़ फॉर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये वाला, अगर हमने इसको ख़त्म करना हो तो हम इक्वालिटी लगाते हैं, और इक्वालिटी लगाने के लिए कोई कांस्टेंट साथ आता है जो कि म्यू है, इसको म्यू बोलते हैं। ये कोफिशिएंट होता है फ्रिक्शन का। तो एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर। अगर हमें आर का पता हो, एफ एस का पता हो, तो हम म्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपकी मैथमेटिकल फॉर्म है फॉर लिमिटिंग जो है आपकी फ्रिक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, एज आई हैव स्पोक टू यू दैट देयर इज अ कोफिशिएंट विच इज़ नोन एज म्यू। ये क्या है? द रेशियो बिटवीन एफ एस विच इज़ लिमिटिंग फोर्स डिवाइडेड बाई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दिस इज नोन एज म्यू। क्या किया हमने? इसी इक्वेशन को, जो एक पीछे इक्वेशन नंबर 2 थी, उसी में से हमने आर को नीचे एफ एस के डिवाइड कर दिया, लिहाजा हमारे पास ये म्यू एक रेशियो की फॉर्म में आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम ऐसा करें कि ये जो
आर है, चूँकि ये भी रिएक्शन फोर्स है, ये एफ से रिप्रेजेंट की जाती है, या आर इसको कह दें। अगर एफ है तो ये एम जी के इक्वल होता है, ये हमें पता है कि वेट है, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर पड़ा है तो वो नीचे की तरफ जाता है, यानी अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा है ऑब्जेक्ट जिसको हमें स्लाइड करना है तो वो एम जी के इक्वल है। हम क्या करें, इस आर की जगह पे ये एम जी लिख देंगे, तो ये म्यू इस तरह से भी डिफाइन होता है। एफ एस हमें पता हो, यानी ये जो एफ एस है ये टेबल के अंदर गिवन होती है मटेरियल टू मटेरियल, उसके मैथ का पता हो, जी हमारे पास कांस्टेंट है, तो हम म्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये जो फार्मूला है म्यू के लिए, स्टूडेंट्स आपकी आसानी के लिए जो है एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड वैल्यूज़ आपको टेबल के अंदर से मिल जाएंगी, अगर न्यूमेरिकल है तो वहाँ पे ये गिवन होगी। तो स्टूडेंट्स आपने टेबल जो दिया गया है आपकी बुक में, वहाँ से कोई से दो ऑब्जेक्ट की जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो याद कर लेनी है। बहुत शुक्रिया आज के लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।